विधिक व्यक्ति से आप क्या समझते हैं? क्या जानवर, मृतक व्यक्ति, अजन्मा व्यक्ति, भारत का राष्ट्रपति, संघीय लोक सेवा आयोग, संयुक्त हिंदू परिवार, रिजर्व बैंक विधिक व्यक्ति हैं? What do you understand by juristic person? Whether the following are juristic person: animal, dead person, unborn person, President of India, Union Public Service Commission, Joint Hindu Family and Reserve Bank। आंसर इस प्रकार है। विधि के अनेक विद्वानों ने अपने अपने ढंग से विधिक व्यक्ति की व्याख्या की है। इनमें से कुछ विधिवेताओं के विचार इस प्रकार हैं। प्रोफेसर ग्रे के विचार अनुसार विधिक व्यक्ति एक ऐसा अस्तित्व है जिस पर कर्तव्य तथा अधिकारों का आरोपण किया जा सकता है। सामान्य के अनुसार वैधानिक दृष्टि से व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे किसी प्राणी से है जिसे विधि के अंतर्गत अधिकार या कर्तव्य धारण करने योग्य समझा जाता है। अतः जो प्राणी और कर्तव्य धारण करने की क्षमता रखते हैं उन्हें विधि के अंतर्गत व्यक्ति कहा जाएगा, चाहे वे वास्तव में मनुष्य न हो। ऑस्टिन ने व्यक्ति को परिभाषित करते हुए कहा है कि अवस्था अथवा परिवेश से वेष्टित मनुष्य ही विधिक दृष्टि से व्यक्ति कहलाता है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि जो मनुष्य अधिकार नहीं रखते वे व्यक्ति नहीं कहे जाते हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विधि के अधीन नैसर्गिक मनुष्यों के अलावा अन्य व्यक्तियों को भी व्यक्ति के रूप में मान्य किया गया है। इस प्रकार के अस्तित्वों को जो जीवित मनुष्य न होते हुए विधिक प्रयोजनों के लिए व्यक्ति कहलाते हैं, कृत्रिम व्यक्ति की संज्ञा दी गई है। अतः विधि व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट नैसर्गिक व्यक्ति और सेकंड कृत्रिम व्यक्ति। विधिक व्यक्तियों के प्रकार। हिबर्ट के मतानुसार विधिक व्यक्ति तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, किसी में अधिकार तथा कर्तव्य एकत्रित रूप में विद्यमान होने के कारणों से विधिक व्यक्ति माना जा सकता है। रोमन विधि के अंतर्गत हेरिडिटियस जेरेसेंस इसका उदाहरण है। इसके अनुसार मृत व्यक्ति का विधिक व्यक्तित्व मरने के बाद उस समय तक बना रहता है जब तक कि उसके उत्तराधिकारियों ने उसकी संपत्ति ग्रहण न कर ली हो। रोमन विधि की यह मान्यता था कि जब तक मृतक की संपत्ति उनके उत्तराधिकारियों को अंतरित नहीं हो जाती है तब तक वह मृत व्यक्ति के अधिकार एवं कर्तव्यों का लोप नहीं होता है। इसलिए इस समय तक उसे कल्पना के आधार पर जीवित व्यक्ति की तरह ही माना जाना चाहिए। भारतीय विधि ने इस सिद्धांत को मान्य नहीं किया है तथा किसी व्यक्ति के मृत्यु होते ही उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों को अंतरित हुई मानी जाती है। सेकंड पॉइंट, कुछ निर्जीव वस्तुओं को जिन्हें अधिकार प्राप्त है तथा जो कर्तव्यों के अधीन है उन्हें विधि के अंतर्गत विधिक व्यक्ति माना गया है। अतः किसी निर्जीव वास्तविक वस्तु को मानवीकरण द्वारा विधिक व्यक्तित्व प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार के विधिक व्यक्ति का अस्तित्व वास्तविक होता है किंतु उसका व्यक्तित्व काल्पनिक होता है। थर्ड, फिटल जिराल्ड का कहना है कि विधिक व्यक्ति विधि के मनमाने सृजन होने के कारण इसके अनेक प्रकार हो सकते हैं, परंतु इंग्लिश विधि में केवल कुछ ही प्रकार के विधिक व्यक्तित्वों को मान्यता दी गई, जिनमें फर्स्ट निगम, सेकंड संस्थाएं, थर्ड संपदा या निधि विशेष उल्लेखनीय है। फर्स्ट, जानवरों के विधिक स्थिति। जानवर जीवित मनुष्यों की श्रेणी में नहीं आते हैं किंतु प्राचीन काल में उन्हें व्यक्ति के बराबर माना जाता था। उदाहरण के लिए प्राचीन यहूदी विधि के अनुसार यदि कोई बैल अपने सींगों से किसी पुरुष या स्त्री को मार डालता था तो उस बैल की पत्थर मार मार कर हत्या कर दी जाती थी एवं उसका मांस खाना निषिद्ध माना जाता था। इसी तरह एक बार जर्मनी में एक मुर्गे के विरुद्ध यह अभियोग चलाया गया कि वह बहुत ही बुरी तरह बांग देता है। उसे कानून के अनुसार न्यायालय में लाकर प्रतिवादी के कक्ष में खड़ा किया गया तथा उसके वकील ने उसे बचाने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु वह वकील उसे बचाने में सफल नहीं हो सका। फलस्वरूप मुर्गे को प्राण दंड दिया गया। प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी नामक ग्रंथ में सदरलैंड ने मध्यकालीन विधियों में पशुओं के विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई किए जाने की एक रोचक घटना का वर्णन किया। सन 1519 में कुछ चूहों ने किसान के उद्यान को भारी नुकसान पहुंचाया, इसलिए इन चूहों के विरुद्ध वाद लाया गया तथा एक वकील ने इनकी तरफ से पैरवी की।
चूहों की प्रतिरक्षा में वकील ने यह कहा कि यद्यपि इसके कारण किसान को भारी नुकसान हुआ है, परंतु उन्होंने उस भूमि असंख्य छिद्र करके उसे अधिक उर्वरक बना दिया है। न्यायालय ने बचाव पक्ष के तर्क को अस्वीकार करते हुए उन चूहों को देश से निकालने का दंड दिया, लेकिन साथ ही यह निर्देश दिया कि देश से निकालने के समय इन चूहों की शारीरिक सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए तथा इन्हें बाज, कुत्ते आदि न खाने पाए। न्यायालय ने गर्भिणी चूहियों के प्रति उदारता दिखाते उन्हें 1 माह तक उसी जगह पर रहने की मोहलत भी दे दी। वर्तमान विधि व्यवस्थाओं में पशुओं को न तो व्यक्तिक व्यक्तित्व ही प्राप्त होता है और न ही काल्पनिक व्यक्तित्व। पशु अधिकारों या कर्तव्यों को धारणा करने की क्षमता नहीं रखते हैं। पशुओं में विचार शक्ति नहीं होती है, इस कारण उनके कार्य न तो विधिपूर्ण हो सकते हैं और न ही विधि विरुद्ध। जानवरों के द्वारा किए गए नुकसान के लिए उनके स्वामी को दोषी ठहराया जाता है। स्वामी पर यह दायित्व इसलिए होता है कि उसने जानवरों को नियंत्रण में रखने में लापरवाही बरती है। सेकेंड, मृत व्यक्ति। डायस एवं ह्यूज के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद विधि को मृतक में कोई रुचि नहीं रहती है, इसलिए मृत व्यक्ति को विधि के अनुसार व्यक्ति नहीं माना जाता है, क्योंकि न तो उसका अधिकार हो सकते हैं और न ही दायित्व। इस प्रकार मनुष्य की मृत्यु के साथ ही उसका विधिक अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। फिर भी कुछ प्रयोजनों के लिए मृत व्यक्ति का विधि अस्तित्व माना जाता है। मनुष्य के मृत शरीर को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं है, फिर भी विधि यह अपेक्षा करती है कि मृत व्यक्ति के शव का अंतिम संस्कार शालीनता से किया जाए। भारतीय दंड संहिता के अनुसार किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने या किसी व्यक्ति के धर्म को अपमानित करने के आशय से की गई मानव शव की अवहेलना दंडनीय अपराध है, किंतु निवेदित यह है कि मृत शरीर को अवहेलना का निषेध मृतक के किन्हीं अधिकारों या कर्तव्यों का घोतक नहीं है, परंतु समाज के हितों को संरक्षण दिए जाने का प्रतीक है। कुछ सीमा तक विधि मृत व्यक्ति की ख्याति को संरक्षण देती है। दंड विधि के अधीन मृत व्यक्ति के विषय में अपमान लेख प्रकाशित करना दंडनीय अपराध है। इसी तरह मृत व्यक्ति पर किसी प्रकार का लांछन लगाना मानहानि के लिए अभियोज्य होगा, यदि इसके कारण मृत व्यक्ति के जीवित सगे संबंधियों या परिचितों की प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचता हो। थर्ड पॉइंट, अजन्मा व्यक्ति। अजन्मे शिशुओं का विधि के अधीन व्यक्ति माना जाए या नहीं, इस संबंध में अनेक मत है। एक कैनेडियन वाद में अजन्मे बालक को जन्म के बाद उसकी शारीरिक विकृति के लिए इस आधार पर क्षतिपूर्ति दिखाई गई थी कि उसकी विकृति का कारण प्रतिवादी की असावधानी थी, जो कि प्रतिवादी ने उस बालक की माता के प्रति उस समय की थी जब वह बालक माता गर्भ में था। परंतु वाकर बनाम ग्रेट नॉर्थ रेल कंपनी ऑफ आयरलैंड के वाद में अजन्मे बालकों को हुई क्षति के लिए दावा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि क्षति का कारण गर्भस्थ स्थिति में हुई क्षति ही थी या कोई अन्य। अधिकांश विधियों में अजन्मे शिशु को व्यक्ति के रूप में मान्य किया गया है। संपत्ति विधि के अंतर्गत अजन्मे गर्भस्थ बालक को विधि व्यक्तित्व प्राप्त है तथा वह संपत्ति का स्वामी हो सकता है, परंतु संपत्ति पर उसका समाश्रित स्वामित्व होगा, क्योंकि संभव है कि वह पैदा ही न हो, अर्थात गर्भ में उसकी मृत्यु हो जाए या मरा हुआ पैदा हो। विधि में अजन्मे बालक को व्यक्ति के रूप में स्वीकार किए जाने का प्रबल प्रमाण है। यह है कि पुराने समय में जब फांसी की सजा प्रचलित थी तो गर्भवती स्त्री अपराधी को उस समय तक फांसी पर नहीं लटकाया जाता था जब तक कि उसकी प्रसूति न हो जाए। हिंदू विधि में भी संपत्ति के बंटवारे के समय अजन्मे बालक के हिस्से को अछूता छोड़ दिया जाता है ताकि जन्म लेने पर वह हिस्से को प्राप्त कर सके। अजन्मे बालक के हिस्से का ध्यान न रखकर किया गया बंटवारा अवैध होता है। पैटर्न के अनुसार अजन्मा बालक विधि अस्तित्व में नहीं रखता है क्योंकि अधिकारों से रहित है। उसके मतानुसार शिशु जीवित पैदा होने पर ही व्यक्तित्व प्राप्त करता है। उसे जीवित पैदा हुआ तभी माना जाएगा जब वह माता के शरीर से पूरी तरह निकल चुका हो। फोर्थ पॉइंट, भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति पद को एकल निगम के अंतर्गत रखा जा सकता है, क्योंकि इस पद को धारण करने वाले की मृत्यु हो जाने के पश्चात दूसरा व्यक्ति इस पद पर आसीन हो जाता है। किसी पद का वास्तविक अधिकारी वही कल्पित व्यक्ति होता है जो कभी नहीं मरता है। जीवित पदाधिकारी आते जाते रहते हैं, परंतु विधि द्वारा निर्मित यह व्यक्ति सदा ही एक रूप में विद्यमान रहता है। भारत का राष्ट्रपति न्यायिक व्यक्ति है। फिफ्थ पॉइंट, संघीय लोक सेवा आयोग। इसे न्यायिक व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है
क्योंकि न तो यह कोई धनराशि ही रखता है और न इसके ऊपर कोई मुकदमा ही चलाया जा सकता है, न ही यह मुकदमा चल सकता है। इसके अनेक सदस्य होते, यह न समूहित निगम है और न ही एकल निगम है, न ही यह न्यायिक व्यक्ति की किसी भी अनिवार्यता को पूरा करता है, इसलिए इसको न्यायिक व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है। संयुक्त हिंदू परिवार, संयुक्त हिंदू परिवार के नाम से तो कोई मुकदमा चलाया जा सकता है और न ही इसके विरुद्ध मुकदमा चल सकता है, अतः यह न्यायिक व्यक्ति नहीं होता है। रिजर्व बैंक, यह न्यायिक व्यक्ति है क्योंकि यह किसी धनराशि को रखता है और उसके लिए वह मुकदमा दायर कर सकता है। रिजर्व बैंक के विरुद्ध मुकदमा कायम किया जा सकता है, अतः इसे न्यायिक व्यक्ति कहा जाता है।